प्रस्तुत है कथा उठो लाल आंखें खोलो। एक थे लाल साहब। नाम तो उनका था करुणाकांत श्रीवास्तव, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शीघ्र ही एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। जहां पर पहली पोस्टिंग हुई वहां पर इत्तेफाकन उनके हमनान एक अफसर और भी थे, करुणाकांत त्रिपाठी। अब एक नाम वाले दो दो अफसरों के बीच में कईयों को धोखा होने लगा, उनके बॉस को भी। इसलिए शुरू के दिनों में ही बॉस ने मजाक मजाक में करुणाकांत श्रीवास्तव को कायस्थ कुलोद्भव होने के नाते लाल साहब की संज्ञा दे दी। यह संज्ञा उन पर कुछ ऐसी चिपक गई कि बाहर तो बाहर घर वाले भी उन्हें लाल साहब ही बोलने लगे। कुछ वर्षों बाद तबादले के चलते दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहां पर विभाग में कोई दूसरा उनका हमनाम न था, पर करुणाकांत श्रीवास्तव वहां भी लाल साहब ही बने रहे। हुआ यूं कि पूरे जीवन में यह नाम ही उनका पर्याय बन गया। लाल साहब का एक ही बेटा था, अनुराग। वह बहुत होनहार निकला। पढ़ाई के दौरान ही बहुत कम उम्र में स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और वहीं पढ़ने लगा। उसके प्रोफेसर्स उससे बहुत खुश रहते थे। उसने ऐसी धाक जमाई कि वहीं एक यूनिवर्सिटी में उसे शोध और अध्यापन का बहुत अच्छा काम भी मिल गया। यह सब उसके मन को भी भाता था। बेटा वहां ऐसा रमा कि वहीं का होकर रह गया। एक अमेरिकन लड़की जॉन अनुराग के साथ उसकी क्लास में ही पढ़ती थी। दोनों के बीच प्रगाढ़ मित्रता हो गई और यह मित्रता पढ़ाई के बाद भी जारी रही और प्रेम में परिणत हो गई। अनुराग ने जॉन से विवाह कर अपना घर बसा लिया। लाल साहब और उनकी पत्नी कई बार बेटे बहू के पास अमेरिका गए भी। बहू जॉन उनका ध्यान भी बहुत रखती थी, पर न जाने क्यों उसके साथ लाल साहब और उनकी पत्नी को कुछ विशेष अपनापन नहीं महसूस हुआ। जॉन का अपना कंसल्टेंसी का काम था, वह बहुत व्यस्त रहती थी। इसी कारण से छुट्टी लेकर भारत आने और सास ससुर के पास कुछ दिन रहने में उसकी उत्सुकता कतई न थी। बेटा भी भारत न आता। अनुराग और जॉन को एडवेंचर का शौक था। दोनों छुट्टियों में कहीं न किसी रोचक स्थान पर देश देशांतर में भ्रमण करते रहते। एक दो बार उन्होंने लाल साहब और उनकी पत्नी को साथ ले जाने की चेष्टा भी की, पर बूढ़ी हो रही हड्डियों में बेटा बहू के सानिध्य की चाह होते हुए भी एडवेंचर का जोखिम उठाने का साहस न जग पाया और बात बनते बनते रह गई। लब्बो-लुबाब यह कि अनुराग माँ बाप से कुछ कुछ कटता सा जा रहा था। संबंधों में कोई खटास न थी, पर बहुत गर्मजोशी भी नहीं रही। देखते देखते 40 साल तक नौकरी करने के बाद लाल साहब नौकरी से सम्मान सहित रिटायर हुए। कुछ अन्य पारिवारिक जिम्मेदारियों और बेटे को अच्छी शिक्षा देने के बोझ के चलते लाल साहब ने नौकरी के दौरान बड़े बड़े शहरों में रहने के बावजूद कहीं अपना घर नहीं बनाया था। पत्नी की इच्छा किसी बड़े शहर में रहकर सुविधापूर्ण जीवन बिताने की थी।
यूं तो लाल साहब पत्नी की घर की ज़रूरत संबंधी सभी इच्छाओं को स्वीकार करते आए थे, पर इस बार उन्होंने सुनी अनसुनी कर दिया। उन्हें न जाने क्या सूझी कि वे एक छोटे से शहर में स्थित पैतृक निवास में जाकर पत्नी समेत विराजमान हो गए। मकान उनके दादाजी ने लगभग 70 साल पहले बनवाया था। दादाजी नामी गिरामी मुख्तार थे और पैसे वाले थे। लाल साहब के पिताजी उतने संपन्न तो न रहे, पर उन्होंने पैतृक मकान को अपने पिताजी की निशानी अवश्य समझा। इसलिए उन्होंने अपने जीवन पर्यंत उसे बहुत प्रेम से संभाला था। पर समय बलवान है। उसके साथ मकान में जो स्वाभाविक टूट फूट होनी थी हो रखी थी। इसके बावजूद उस पुरानी तामीर की हुई इमारत में अभी भी एक शान थी। लाल साहब ने आनन फानन में जो भी टूट फूट हुई थी उसकी मरम्मत कराई और पूरे घर की दीवारों और छत पर नया प्लास्टर कराया। इससे घर की रौनक वापस आ गई और वह रहने लायक हो गया। लाल साहब उस कस्बे नुमा शहर में आ तो गए, पर वहाँ उस पुराने घर में रहना इतना आसान नहीं साबित हुआ जितना कि वे सोचते थे। जीवन ढर्रे पर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर इतना बड़ा था और रहने वाले दो ही थे। सही रख रखाव के लिए घर में काम करने वाले कई बाई नौकर आदि की आवश्यकता थी। बड़े शहरों में तो ये सब आसानी से मिल भी जाते हैं और इन लोगों का रवैया भी बहुत प्रोफेशनल होता है, पर यहाँ का अनुभव कुछ और ही था। अव्वल तो घरों में काम करने वाले ढंग के लोग मिल ही नहीं रहे थे, और जो मिल भी जाते थे उनमें अपने काम को लेकर वह निष्ठा और जवाबदारी न थी जो बड़े शहरों में देखने को मिलती थी। ऊपर से आया राम गया राम वाला हिसाब था। कोई कभी भी नागा कर देता या काम छोड़ देता। लाल साहब को तो अफसरी की लत थी। घर के काम करने या पत्नी का हाथ बटाने, इसका न तो उन्हें कभी अनुभव था और न इसमें उनकी कोई रुचि थी। इसलिए वह तो पल्ला झाड़कर किसी किताब या टीवी में मुंह गाड़ कर बैठ रहते। हर 2-3 घंटे पर उन्हें चाय की तलब लगती। वह भी बनाना उनके बस का न था। इस तरह सब काम लाल साहब की पत्नी के पल्ले पड़ जाते। कभी जब झाड़ू पोंछा लगाना पड़ जाता तो उनकी तो कमर ही टूट जाती। रोज ही कुछ न कुछ फजीता लगा रहता। कुछ दिन तो उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर धीरे धीरे उनकी जुबान खुलने लगी। वे लाल साहब को खींच भरा उलाहना सुनाने लगते। उनकी बात में सच्चाई थी। लाल साहब भला क्या जवाब देते? चुपचाप सुनने को मजबूर थे। पत्नी को एक शिकायत यह भी थी कि इस शहर में उनकी जान पहचान किसी से न थी और इसके चलते उनकी कोई सोशल लाइफ ही नहीं रही। इसको लेकर उनमें एक कटुता का भाव आने लगा था। लाल साहब को अपने पुराने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिता पाने की अपेक्षा थी, लेकिन यथार्थ की कसौटी पर यह भी पूरी नहीं उतरी। पुराने दोस्तों में कई अच्छे दोस्त शहर छोड़ अपने अपने बच्चों के पास मुकम्मल तौर पर बाहर शिफ्ट हो गए थे और अब यहाँ इस शहर में आते भी नहीं थे। कई जो रुपए पैसे से मजबूत थे, उन्होंने अपने पुराने घर बेचकर दूर दराज की लोकेलिटी में नए अच्छे कुशादा घर बनवा लिए थे
और वहाँ रहने लगे थे। लाल साहब का उनके पास जाना या उनका लाल साहब के पास आना कभी कभार ही हो सकता था। जो अभी भी उधर ही पुरानी जगह पर रहते थे, उनमें से अधिकतर वे लोग थे जिन्हें किन्हीं कारणों से समय का साथ नहीं मिला और वे तंगहाल रह गए। उनकी अपनी परेशानियां थीं जिनसे उन्हें कम ही फुर्सत मिलती, और बाकी ऐसे थे जिन्हें आज की भाषा में कहा जाए तो वे अपवर्डली मोबाइल न थे। उनके साथ मेल मिलाप पहले तो लाल साहब को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही इस सब में एक बासीपन का अनुभव होने लगा। इन मित्रों का दृष्टिकोण और अनुभव दोनों बहुत सीमित थे। उन्होंने न दुनिया देखी थी, न कोई विशेष मनन चिंतन आदि किया था। इसके चलते या तो वे किसी चर्चा में शामिल होने से ही कतरा जाते, या फिर किसी सुनी सुनाई संकुचित या निराधार बात को बार बार दोहराकर उसकी ही लकीर पीटने लगते। ऐसे लोगों को मिले भी तो उनके साथ हाल चाल पूछ लेने के अलावा और कोई बात करने का कोई जरिया न था। लाल साहब ने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद आराम फरमाएंगे और पुराने लंगोटिया दोस्तों के साथ मौज करेंगे, पर यहाँ तो बात बन ही नहीं पा रही थी। लाल साहब को सुबह सैर करने की आदत थी। नौकरी के वक्त में लाल साहब सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठकर किचन में चले जाते, 2 प्याली चाय बनाते, पत्नी को जगाते और दोनों साथ साथ चाय पीते। फिर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर दोनों साथ साथ सैर करने निकल पड़ते। जहाँ पर पार्क या किसी मैदान में टहलते, वहाँ अन्य विभागीय अफसर और उनकी पत्नियां भी होते। अक्सर लाल साहब का पुरुषों का ग्रुप बन जाता और श्रीमती लाल का स्त्रियों का। सैर के साथ साथ कुछ इधर उधर की बातें भी हो जाती और कब 1-1.25 घंटे बीत जाते यह पता ही नहीं चलता था। फिर दोनों वापस आ जाते। इस नई जगह की रिवायत कुछ और ही थी। स्त्रियों का सुबह सवेरे सैर को जाने का कोई खास प्रचलन नहीं था। लाल साहब को तो सैर में कोई न कोई संगी साथी मिल जाता, पर श्रीमती लाल अलग थलग पड़ जाती थी। इसके चलते लाल साहब ने भी अन्य लोगों से दूरी बना ली ताकि पत्नी बिल्कुल ही अकेली न रह जाएं। इस शहर की एक दिक्कत और थी। यहाँ और महानगरों की तरह जगह जगह पर टहलने के लिए बड़े मैदान, पार्क आदि उपलब्ध नहीं थे। ले देकर कुछ पुराने स्कूलों के बड़े प्लेग्राउंड्स थे, जहाँ पर एक चक्कर ही 1.5-2 किलोमीटर का होता। इससे वहाँ कितने लोग भी आए, भीड़ भड़क्का नहीं होता था। लाल साहब को सुबह की सैर के लिए एक ऐसे स्कूल का प्लेग्राउंड पसंद आया। वहाँ जाने के लिए यूं तो गली गली होकर एक शॉर्टकट था, पर ये गलियां कुछ धोखेबाज किस्म की थीं। वहाँ सफाई बिल्कुल न थी। कब कहाँ कौन सी बदबूदार नाली अमर्यादित होकर पूरी गली को ही गीला कर दे और चलने वालों के जूते कचरे से भिगो दे, कहा नहीं जा सकता था। इन गलियों के कुत्ते भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति काफी सतर्क रहते और सुबह सुबह निकलने वाले को अतिक्रमणकारी मानकर उसे दौड़ा लेते। इसलिए सड़क सड़क होकर जाना ही सुरक्षित था। इसमें एक तरफ की यात्रा में ही लगभग 20 मिनट लग जाते और सैर का कोटा पूरा करके घर लौट पाने में देर होती।
यहाँ एक दूसरी असुविधा भी थी। घर लौटने का समय होने तक शहर की आवाजाही शुरू हो जाती। छोटे से शहर की तंग सड़कों में यह समय बच्चों को स्कूल छोड़ने वाली तेज दौड़ती, बेतहाशा हॉर्न बजाती और धूल उड़ाती स्कूली बसों का होता था। किस्सा ये कि सैर के कारण मन को मिली प्रफुल्लता इन बसों द्वारा उदारता से वितरित धुलेटी के प्रसाद से चुटकियों में गायब होने लगती। यह सब इन दोनों को, खास तौर से लाल साहब की पत्नी को, बहुत नागवार गुजरता था। वे पूरे रास्ते मुंह बिचकाती घर वापस आती। वैसे भी वे घर के काम के बोझ से पिसी जा रही थीं। धीरे धीरे उनकी रुचि सैर में जाने में ही न रही। आए दिन वे इतनी थक जाती थीं कि रात में 10 बजे बिस्तर पर जाती तो सुबह 7 बजे तक सोती रहती। सैर का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब लाल साहब का अकेले ही टहलने जाना होने लगा। मन कड़ा करके स्कूल के ग्राउंड तक आने जाने के लिए उन्होंने गली गली वाले शॉर्टकट का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। नालियों का तो कोई भरोसा न था, पर 1-2 महीने में इन गलियों के कुत्ते लाल साहब को पहचानने लगे। उनका रवैया दोस्ताना तो नहीं हुआ, पर अब वे लाल साहब को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते थे। इसलिए लाल साहब उनकी ओर से आश्वस्त होते जा रहे थे। इस रास्ते में दोनों तरफ छोटे छोटे 1 मंजिला मकान थे, जिनमें छोटी मोटी नौकरियां या व्यवसाय करने वाले और उनके परिवार आदि रहते थे। एक दिन की बात है, वे परीक्षाओं के दिन थे। लगभग 6 बजने को आए थे। लाल साहब लंबे लंबे डग भरते सैर के लिए स्कूल ग्राउंड की ओर लपकते चले जा रहे थे। किसी घर में एक माता अपने बच्चे को बहुत प्रेम से जगा रही थी और बार बार कहती थी, उठो लाल, आंखें खोलो, परीक्षा देने जाना है। यूं तो ये शब्द उठो लाल, आंखें खोलो बहुत सहजता से एक माँ ने अपने बच्चे को जगाने के लिए कहे थे, और उनके पीछे उसका कोई और विशेष मंतव्य न था। पर न जाने क्यों लाल साहब के कानों में वे जैसे ही पड़े, वे मानो उनमें समाते चले गए। ये शब्द बार बार बजते, उठो लाल, आंखें खोलो, उठो लाल, आंखें खोलो। यही मन में सुनते सुनते लाल साहब ग्राउंड पर पहुंच गए। अपने नियत गोल चक्कर वाले रास्ते पर, जो अब जाना पहचाना होने लगा था, चलने लगे। लेकिन आज कुछ अलग बात थी। हर थोड़ी देर पर वही आवाज अंदर में गूंज उठती, उठो लाल, आंखें खोलो। थोड़ी देर तो लाल साहब ने कोशिश भी की कि उधर से ध्यान हटा लें, पर सफल नहीं हुए। स्कूल की फुलवारी में अंदर जाने की मनाही थी, पर वे वहां चले गए और फूलों को देखते हुए टहलने लगे। लेकिन इन शब्दों और उस माँ की आवाज़ दोनों ने उनका पीछा न छोड़ा। रह रहकर सुनाई देता, उठो लाल, आंखें खोलो। देखते देखते लाल साहब के पांव में जैसे शीशा भर गया। चलना ही दूभर हो गया। आखिरकार वे फुलवारी से बाहर आकर एक घने वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गए। वहां भी वही आवाज और शब्द, उठो लाल, आंखें खोलो। लाल साहब विस्मय में थे। कुछ कुछ असमंजस भी था। उन्होंने अपने आप से कहा,
मेरी आंखें तो खुली हैं, फिर यह संदेश क्यों? काफी देर वे इस क्यों के साथ बैठे रहे। अचानक उन्हें लगा कि यह क्यों तो एक प्रभावशाली कुंजी है और इसने जैसे कोई बंद दरवाजा अकस्मात खोल दिया है। पता ही नहीं चला कि कब उनकी भाव दशा बदल गई। आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा सब जगते थे, पर सब एक एक करके अंतर्मुखी होने लगे। बाहर का जगत जस का तस था, पर लाल साहब को उसका भान न रहा। वे अपने अंतर में उतरते चले जा रहे थे। भावधारा व विचारधारा दोनों का अद्भुत समागम हो रहा था। लाल साहब सोचने लगे, मेरी आंखें कहाँ हैं? क्या ये चर्मचक्षु ही मेरी आंखें हैं? विचार किया तो एक अद्भुत बात समझ में आई। ये चर्मचक्षु देखते तो हैं, पर ये एक बार में सब कुछ एक साथ नहीं देखते। वही देखते हैं जो मैं देखना चाहता हूं। तो फिर क्या इन आंखों की भी एक आंख है? यह मैं कौन है? एक और बात लाल साहब के अंदर जगी। आंखें तो एक निरपेक्ष उपकरण मात्र हैं। उनकी अलग से अपनी कोई चुनाव की क्षमता भी नहीं है। फिर जो कुछ मैं देखता हूं उसका अनुभव भावनात्मक जगत में मुझे कैसे हो रहा है, यह मुझे कौन बताता है? कई बार ऐसा होता है कि किसी से पहली बार मिल रहा हूं, वो अकारण ही अच्छा लगता है। उसे देखते ही उसको निकट से जानने की ललक होती है। और कभी ऐसा होता है कोई बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। मन होता है कि यह व्यक्ति आंखों के आगे से अभी चला जाए। ऐसा क्यों होता है? लाल साहब के अंदर से ही उत्तर आया, तुम्हारे मन के कारण। इसमें जैसी धारणाएं तुमने भर रखी हैं उन्हीं के अनुसार तुम इस जगत का अनुभव पाते हो। अब लाल साहब के लिए एक और प्रश्न खड़ा हो गया, मन क्या है? उठो लाल, आंखें खोलो। इन शब्दों ने बहुत सहज ढंग से आत्मान्वेषण की प्रक्रिया को जन्म दे दिया। लाल साहब विचार कर रहे थे, मैं कौन हूं? मैं तो लाल साहब ही बनकर जीता आ रहा हूं। जीवन भर लाल साहब ही मेरी प्रमुख पहचान रही है। यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद भी मैं मुख्यतया लाल साहब के ही रूप में अपने आप को जानता हूं। पर यह नाम तो नौकरी में आने पर मेरे बॉस ने मुझे काम चलाऊ तौर पर दिया था। बाद में उसकी कोई जरूरत न थी, पर मैंने उसे फिर भी अपनाए रखा। क्यों? उनके भीतर से ही उत्तर आया, उस नाम में साहब जो लगा था।
और उसे सुनकर तुम्हारे अहंकार की तुष्टि होती थी, इसलिए। लाल साहब अपनी स्मृति के पिटारे को खंगालने लगे। इस छोटी सी जगह में बचपन और किशोरावस्था बिताना कितना सुखद था। जब वे आगे की शिक्षा के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए और वहाँ दाखिला लिया, तब वे कितने खुशमिजाज और मस्त मौला होते थे। हमेशा दोस्तों से घिरे रहते, हर वक्त किसी न किसी की टांग खींचते रहते या फिर कोई न कोई हंसी ठट्ठा करते रहते, और इसके बावजूद पढ़ाई में आगे रहते। खुशकिस्मती से पहले प्रयास में ही क्लास 1 सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन वहीं से व्यक्तित्व की मोल्डिंग भी शुरू हुई। ट्रेनिंग में एक प्रशिक्षक ने, जिनसे लाल साहब बहुत प्रभावित थे, बार बार उनके मन में ये भरा कि सरकारी अफसर को गंभीर होना चाहिए और किसी से भी मुस्कुराकर बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बहुत से लोग उसके नाम पर दलाली खा जाएंगे। यह सिखावनी लाल साहब ने बहुत निष्ठा के साथ दिल में बिठा ली थी। किसी मातहत पर या किसी भी बाहरी व्यक्ति पर कभी पूरा विश्वास नहीं किया। कुछ वर्षों में तो वे मुस्कुराना ही भूल गए थे, और धीरे धीरे यही रवैया घर में भी हो गया। ऑफिस ही घर में ही आरोपित हो गया। हर समय चेहरे पर गंभीरता का एक खड़ूसपन छाया रहता, जिसे वे अपना आभूषण या तमगा समझते रहे। लाल साहब को अब समझ में आ रहा था कि वास्तव में उन्होंने अपने गले में एक तख्ती लटका रखी थी, जिस पर यह लिख लिया था, मैं कटाऊ हूँ, मुझसे दूर ही रहना। परिवार में भी वे लाल साहब ही बनकर रह गए। साहबी ऐसी छाई कि कुछ भी मन का न हो तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया देना स्वभाव बन गया। लाल साहब ने ऑफिस की जिंदगी को चलचित्र की तरह से देखा। उनके मानस पटल पर विगत की बहुतेरी परिस्थितियां उभर रही थीं, जहां उन्होंने उदारता की जगह कड़क रुख अपनाकर कईयों का जीना मुहाल कर दिया था। अचानक उनके दिमाग में एक बत्ती और जली। बेटे अनुराग ने उनकी सहमति लिए बिना अमेरिकन बहू चुन ली थी और उन्हें मात्र सूचित किया था। बाहर बाहर तो वे कुछ नहीं बोले, पर उनके पिता के अहंकार को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। यह नालायक शादी कर रहा है और मुझे पूछा तक नहीं। इसके चलते उनके मन में बेटा बहू को लेकर जो तलखी बैठी, वो उनकी शादी के 5 साल होने को आए तब भी नहीं निकली थी। इसी के चलते उन्होंने कभी जॉन के प्रति कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, न कभी उससे बात करने की कोशिश ही की। उसमें वे और कोई खोट या उद्दंडता तो नहीं ढूंढ पाए। बस इसी बात का नासूर पाल लिया कि वह सास ससुर को नाम लेकर बुलाती है। अब उसके परिवेश में तो यही स्वाभाविक था, किंतु वे बार बार पत्नी को यह कहते रहते कि ऐसी बहू को क्या गले लगाना जो हमें नाम लेकर बुलाती हो। पत्नी भी उनकी देखा देखी मन महसूस कर बेटे बहू से दूर होती जा रही थी। आज जब वे अपना आकलन करने स्वयं बैठे, तब लाल साहब को बड़ी शिद्दत से यह महसूस हुआ कि उनके इस ठंडेपन से बेटे बहू का दिल भी अवश्य दुखा होगा
और कम से कम बेटे अनुराग के इस विश्वास को निश्चित चोट पहुंची होगी कि पिताजी तो मेरे हैं और किसी भी हाल में मेरे हर निर्णय की तायीद जरूर करेंगे। अब लाल साहब की विचारधारा पत्नी के प्रति उनके रुख की ओर मुड़ी। उन्होंने महसूस किया कि जब तक वे नौकरी में थे तब तक पत्नी के प्रति उनका व्यवहार बस ठीक ठीक ही रहा। उन्होंने पत्नी की कपड़े लत्ते आदि की मूलभूत जरूरतों का ध्यान अवश्य रखा था, पर इसी में उन्होंने पति के अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली थी। ध्यान से देखा तो कई विसंगतियां समझ में आईं। उनके साहबपने के आग्रहों के चलते पत्नी को अपनी अनेक इच्छाओं पर सायास अंकुश लगाना पड़ा था। पत्नी उन्मुक्त स्वभाव की थीं, उनमें विविध कलात्मक योग्यताएं थीं। वे अच्छी पेंटिंग कर लेती थीं, कई तरह का लाजवाब खाना बनाती थीं। उनकी बहुत इच्छा थी कि पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाएं और उनकी कमर्शियल बिक्री करें, और कुछ नहीं तो कम से कम एक कुकरी बुक ही पब्लिश कर लें। पर लाल साहब को भय था कि कहीं लोग यह न समझ लें कि पत्नी की गतिविधियों की ओट लेकर वे अपनी किसी काली कमाई को सफ़ेद कर रहे हैं। इसलिए लाल साहब ने पत्नी को ऐसा कुछ भी करने नहीं दिया था। वे मन मारकर चुपचाप रह गई थी। लाल साहब ने देखा कि किस प्रकार उन्होंने अपने आग्रह के चलते पत्नी के व्यक्तित्व के विकास के अवसर उनसे छीन लिए थे, और यह सब करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अपनी मनमानी पर अड़े रहने की आदत के चलते ही उन्होंने यहाँ इस पैतृक निवास में आकर बसने का एक तरफा फैसला किया। पत्नी की कोई दलील न सुनी। अब यहाँ आकर वे नौकरानी की तरह बड़े से घर में दिन रात खट रही थी। न कोई मेल मिलाप का दायरा था, न कोई मनोरंजन का साधन। बस घर में कैद थी। आश्चर्य नहीं कि जिस पत्नी के मुंह में जुबान नहीं होती थी, वो अब सुनाने पर आती तो रुकती भी नहीं थी। लाल साहब ने देखा कि यहाँ आने का निर्णय बिना सोच विचार के भावनात्मक आवेग में लिया गया था, और यह पत्नी को सजा देने जैसा था। उनके जीवन में सुख के जो भी स्रोत थे, उनके उद्गम स्थल को चट्टान लगाकर बंद कर दिया गया। जीवन में भावनात्मक सुरक्षा के महत्व को लाल साहब अच्छी तरह समझते थे। आज उन्हें लगने लगा कि किस तरह उन्होंने अपने ही परिजनों से उनकी यह सुरक्षा छीनकर उन्हें अपने अहंकार और पूर्वाग्रहों का ग्रास बना दिया। उन्होंने सोचा, ईश्वर की कृपा से अभी तो मेरी पत्नी शरीर से स्वस्थ है, लेकिन कल मेरी हठधर्मिता के चलते शरीर या मन से बीमार हो गई तो जिम्मेदारी तो मेरी ही होगी। उसके साथ मैं ऐसा कैसे कर सका? ये अंतर विमर्श और भी आगे चलता, पर अचानक जिस पेड़ के नीचे लाल साहब विराजमान थे, उस पर ही बैठे कौवों के एक झुंड में किसी बात पर विकट शास्त्रार्थ छिड़ गया। उनकी कांव कांव से लाल साहब की तंद्रा टूटी। घड़ी देखा तो 7:30 बजने को आए थे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वहां उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे इतना समय बीत गया, पर वे अपने आप को खोजने में ऐसे तन्मय हो गए थे
कि उन्हें कुछ भान ही नहीं रहा। लाल साहब ने उठकर घर की राह ली। अभी कदमों में एक हल्कापन था, जैसे पांव में स्प्रिंग लग गया हो। रास्ते से ही बेटे को फोन किया। संयोग से बेटा बाथरूम में था, इसलिए फोन बहू जोन ने उठाया। दूसरा मौका होता तो वे बाद में बात करूंगा, यह कहकर फोन रख देते। पर आज वे जोन से बहुत चाव से बातें करने लगे। उसके काम की बातें, उसके जीवन की चुनौतियां। इधर से सड़क की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद जोन को लग गया कि वे बाहर हैं। उसने कहा कि वे फ़ोन काट दें, उनके पैसे नाहक ज़ाया हो रहे हैं, वह फ़ोन करेगी। पर लाल साहब अपनी धुन में थे। बोले, नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे बात करने दो। और बात करते रहे। अब घर करीब आ रहा था। बहू के साथ बात खत्म करते हुए लाल साहब ने कहा, अनुराग calls us every Sunday morning. We would love if you two were to call us separately once a week. Take care. God bless you both. बहू ने जवाब दिया, Yes, it will be my pleasure. You too take care. Have a great day. वह फ़ोन काट पाती इसके पहले लाल साहब ने रुंधे कंठ से कहा, Thank you, my dear John. I am having a great day indeed. Love you. इसके साथ ही उनकी आंखों में आंसुओं की बदली घिर आई। निगाह अपने आप धुंधली हो गई। बहुत जब्त करने के बावजूद दो बूंद आंसू सब बंधन तोड़कर बाहर बह निकले। लाल साहब ने उन्हें बहने दिया। पूछने का भी प्रयास नहीं किया। दिल बहुत हल्का हल्का सा लगने लगा था। घर पहुंचे तो पत्नी बरामदे में चहलकदमी कर रही थी। बोली, कहाँ रह गए थे? तुम्हारा नाश्ता बनाकर कब से रखा है? लाल साहब अपनी तरंग में थे। किचन में गए, देखा कि उनका सुबह का नाश्ता एक ट्रे में रखा था। स्वभाव के विपरीत उन्होंने ट्रे खुद उठाई और नाश्ते को स्वयं डाइनिंग टेबल पर सजाया। पानी का ग्लास भर कर ले आए और चुपचाप नाश्ता करने लगे। गुमसुम से थे। दूध वाला दूध लेकर आ गया। पत्नी किचन में दूध उबालने चली गई। नाश्ता करके लाल साहब ने प्लेट्स को फिर से ट्रे में सजाया और किचन में सिंक के पास रख दिया। दोपहर के खाने की सब्जियां पास में प्लेटफॉर्म पर रखी थीं। लाल साहब ने पत्नी को कहा, लाओ तुम्हारा कुछ हाथ बटा दूं, ये सब सब्जियां ही काट देता हूं। पत्नी ने कहा, रहने दो, यह सब तुम्हारे बस का नहीं, मैं कर लूंगी। पर लाल साहब नहीं माने। चाकू लेकर शुरू हो गए। नौसिखियापन स्पष्ट दिख रहा था। उंगलियां फिसली और एक उंगली चाकू से कट गई। खून बह निकला।
पत्नी ने देखा तो वो दौड़कर कुछ दवा ले आई और उंगली पर पट्टी बांधने लगी। न जाने क्यों लाल साहब उंगली कटाकर बहुत आनंदित थे। चेहरा दमक रहा था। उनके होठों पर एक पुराना फिल्मी गीत थिरकने लगा। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में सज के घर संसार, प्रेम का आंगन, प्रेम की छत और प्रेम के होगे द्वार। लाल साहब ने पत्नी के कंधों पर बहुत प्रेम से हाथ रखना चाहा। पत्नी ने झटक दिया। बोली, आज किस बात की दीवानगी है? सींग कटाकर बछड़ा बनने चले हो? वे उठकर आंचल संभालती हुई किचन में चली गईं। लाल साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर उठे और दिल्ली के एक पुराने मातहत राजपूत को फ़ोन लगाया। दुआ सलाम के बाद उन्होंने अपना मंतव्य बताया। राजपूत को कहा कि वह जान पहचान वाले ब्रोकर्स के माध्यम से नोएडा या गुरुग्राम की किसी अच्छी सोसाइटी में, जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका हो और लोग रह रहे हों, 2 या 3 बेडरूम के फ्लैट्स देख ले और उन्हें सूचित करे। वे आकर चुनाव कर लेंगे और सब औपचारिकताएं पूरी करके जल्दी से जल्दी पैसे भर देंगे और बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट होना चाहेंगे। कनेक्शन सही नहीं था, इसलिए बातें ऊंची आवाज़ में हो रही थीं। लाल साहब का एक एक शब्द किचन में काम कर रही पत्नी के कानों में पड़ रहा था। उसने उन्हें यह कहते हुए सुना, पैसे जो भी लगें मुझे परवाह नहीं है। घर खर्च के लिए मेरी पेंशन बहुत है, अपनी पूरी बचत लगा दूंगा। कुछ कम पड़ेगा तो यह पुश्तैनी घर भी है, इसे गिरवी रखकर उधार ले लूँगा। अब बेटा तो बाहर भारत आने वाला नहीं है, फिर इस घर का क्या करूँगा? यहाँ लाकर मैंने अपनी पत्नी को नौकरानी बना दिया, पर अब यह नहीं होगा। पति के नाते आखिर मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। यह सब सुनती पत्नी किचन में स्तब्ध खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लाल साहब को आखिरकार हो क्या गया है। फोन पर बात खत्म हुई तो लाल साहब पास में रखे सोफे में धंस गए। कुछ सोच रहे थे, मन में कुछ गुनते रहे, बुनते रहे। अचानक वे बुदबुदा उठे, उठो लाल, आंखें खोलो। इसके साथ ही उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई, जो धीरे धीरे गहरी से और गहरी होती चली जा रही थी।